नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा, डीजी भटकर पीजीटी इतिहास कक्षा 10वीं, विषय इतिहास, अध्याय 3, भारत में राष्ट्रवाद। अभी आप सभी जानते हैं भाग 1, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद कैसा बना और राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि एक भाषा, एक संस्कृति, एक क्षेत्र के अंतर वाले और जनगणना के लोग मिलकर भाषा बनती है। और यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्य का उदय हुआ और उनकी पहचान की बात परिभाषित होती है। भावना बदल गई। एक भूमि, संस्कृति, भाषा, आपसी एकता, जिस प्रकार एक साझा संस्कृति का लगाव निर्माण हुआ और भारत में राष्ट्रवाद का निर्माण में उपनिवेश विरोधी आंदोलन, जैसा भारत का और वियतनाम का जो आंदोलन है, दोनों में तफावत है। गांधी जी के नेतृत्व में समूह को इकट्ठा किया और गांधी जी ने एक आंदोलन का पूरे विश्व के लिए और भारत के स्वातंत्र्य संग्राम में एक नया तरीका अपनाया। तो गांधी जी का जो योगदान है, जो यहाँ पर राष्ट्र के निर्माते गांधी जी को कहा जाता है, राष्ट्रपिता। तो इस अध्याय में 1920 के दशक से यहाँ पर इस अध्याय में उसकी जानकारी हम लेंगे और यह आंदोलन कैसा विकसित हुआ, विभिन्न सामाजिक समूहों ने इस पर कैसा हिस्सा लिया, भाग लिया, सहयोग किया। गांधी जी ने अफ्रीका में की हुई आंदोलन, साइड में जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में जुलूस करते हुए, तो ये अफ्रीका का आंदोलन नहीं है, भारत का 1919 का 6 अप्रैल का, मतलब रोले त्याग को विरोध करते समय का ये गांधी जी का राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय का। अभी हम देखते हैं, ये जो चित्र दिया है वो अफ्रीका का है। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग करने के पहले सबसे पहले सत्याग्रह से श्वेत और अश्वेत में होने वाली तफावत और भेदभाव और रंगभेद नीति के खिलाफ यहाँ पर गोरे के विरोध में आंदोलन खड़ा किया अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर कोसत्रट में गुजर रहे थे। 6 नवंबर 1930 का एक चित्र है। न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ते जा रहे थे। इस जुलूस में महात्मा गांधी जी का नेतृत्व कर रहे थे और जब जुलूस को रोका गया तो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। तो ये गिरफ्तारी का चित्र है और मजदूर अशोक अधिकारी हनन करते समय वाले नस्ल भेद का। अभी गांधी जी एक महान थे। गांधी जी के राजकीय गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गांधी जी को यहाँ पर स्वातंत्र्य संग्राम में गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सलाह दी, बुलवाया। और गांधी जी एक साधारण व्यक्ति असाधारण कैसे बने और एक महान महात्मा क्यों कहा जाता है, राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है,
बापू कहते हैं तो वीर के नाम से कोई उसे ईसा मसीहा, कोई उसे कृष्ण अवतार समझते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि गांधी जी एक महान व्यक्ति बने हैं। तो अध्याय पहला विश्व युद्ध, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति आए। पहले विश्व युद्ध 1940 से शुरू हुआ, 1980 में समाप्त हुआ, लेकिन इसमें भारत को उन्होंने आज़ादी देने के लिए सहयोग मांगा था और सहयोग भारतीय लोगों ने दिया, लेकिन आज़ादी तो दी नहीं है, भारत को स्वतंत्र नहीं किया। और भारत भी आर्थिक राजनीतिक स्थिति में पीछे तो चला, लेकिन यूरोप में भी ब्रिटेन फ्रांस ये जो गुट है वो भी कर्जबाजारी हुआ। तो आय करों में वृद्धि, जबरन भर्ती युद्ध जीतने के लिए, मूल्य वृद्धि और भारत में चली अस्थिरता, उसमें अकाल और फ्लू की महामारी, और इसमें लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए। और इस प्रकार की जो स्थिति है, प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत भारत में अर्थव्यवस्था को भारत को निचोड़ लिया था, अस्थिर बनाई थी। साथ साथ हम देखते हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत को आज़ादी मिलेगी, वो तो नहीं दी। उलट उन्होंने रूलेट नाम का एक एक्ट लागू किया। अभी हम देखते हैं कि सत्याग्रह का विचार गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग अफ्रीका में किया। अफ्रीका में 3 प्रकार के रंगभेद नीति थी। एक श्वेत है, एक अश्वेत है और एक रंगहीन है जो भारतीय लोग हैं। तो महात्मा गांधी जनवरी 1950 में भारत लौटे। महात्मा गांधी के बारे में भारतीय लोगों को भी आशा थी और भारतीय नेता, कांग्रेस के नेता को भी उम्मीद थी कि गांधी जी भारत में जनाधार उभार लेंगे, क्योंकि अफ्रीका में गांधी जी सत्याग्रह के प्रयोग में सक्सेस रहे और विश्व में भी गांधी महात्मा करके जाने गए। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के और पूरे वर्ल्ड में गांधी जी के अनुयायी बने। दक्षिण अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला गांधी जी को गुरु मानता था। दक्षिण अमेरिका के गांधी जूनियर मार्टिन लूथर किंग, हम हो गए कामयाब, वो भी गांधी जी को गुरु मानता था। और बड़े बड़े साहित्यिक और शास्त्रज्ञ भी गांधी जी को गुरु मानते हैं। पूरी दुनिया गांधी जी की विचारधारा को आज भी प्रभावित होती है और विरोध भी करती है। तो गांधी जी में ऐसी कौन सी खासियत थी? एक नए तरह का आंदोलन उसने चलाया। वो विचार, हम सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह के विचार, सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य के लिए अड़ा रहना, और वो भी अहिंसक ढंग से, अहिंसा के सहारे से सफल हो सकता है और किसी प्रकार की हिंसा न हो। अहिंसा का यह धर्म भारत को एक सूत्र में बांध सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चाहे कितने भी वीरता हो, लेकिन वीरता में एकता लाएगा तो अहिंसा एक धर्म है। गांधी जी ने प्रथम भारत में भ्रमण किया। भ्रमण करते करते 1960 में चंपारण बिहार में किसानों के विरोध में
बागान व्यवस्था के खिलाफ किसान संघर्ष कर रहे थे और उसमें सत्याग्रह गांधी जी ने किया और गांधी जी ने सत्याग्रह में किसानों पर चल रहे अत्याचारों को, ये पहला सत्याग्रह है भारत का। फिर गांधी जी एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए जागरूक हुए, उसका प्रभाव और प्रचार चला। किसानों के लिए दूसरा आंदोलन गांधी जी ने खेड़ा में किया। खेड़ा में भी इस प्रकार की स्थिति थी कि किसान लगान भरने के लिए पैसा नहीं था, फसल खराब हो गई थी, उसमें भी महामारी आई थी और लगान चुकाने की हालत में नहीं थी। तो खेड़े जिले में गांधी जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नए व्यक्तित्व भी मिले और वो भी सत्याग्रह किसान के लिए, सामान्य के लिए, पहली बार सत्याग्रह करने वाले किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, तो ये गांधी जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हुए। तीसरा गांधी जी का सत्याग्रह है 1980 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के पर होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ, क्योंकि उनको 35% मजदूरी में वृद्धि करना था और उस आंदोलन में कपड़ा मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाया और वहाँ पर भी वो सक्सेस हुए। गांधी जी ने ये आंदोलन चलते चलते रोलेट एक्ट नाम का एक अत्याचारी एक्ट 1909 के अधिनियम को जांच करने के लिए, पार्लियामेंट अधिनियम, 10 साल के बाद ये रोलेट नाम का अधिकारी भारत में भेजा था और पूरे समिति में अंग्रेजी अधिकारी इसमें शामिल मेंबर थे। इस कानून को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी पारित किया। ऐसा क्यों किया? तो राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने रखने का अधिकार मिल गया था और कोई भी संगठन पर पाबंदी थी, जिसके वजह से इस एक्ट को किसी ने काला एक्ट या ब्लैक एक्ट भी कहा। गांधी जी इस एक्ट को देखते हुए, इस धारा को देखते हुए गुस्से में आए और उन्होंने अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे और 6 अप्रैल को हड़ताल शुरू कर दिया और चेन्नई यानी कि मद्रास, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, कराची, लाहौर, अमृतसर, सभी जगह पर हड़तालें शुरू हो गई। गांधी जी और सत्यपाल किचलू को दिल्ली में कैद किया गया। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। 13 अप्रैल जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हरित वैशाखी का दिन था, यात्रा थी, छोटे छोटे बच्चे, माता पिता, वयस्क, सभी प्रकार के लोग यहाँ पर शामिल थे। लेकिन जनरल डायर वहाँ का आयुक्त था अमृतसर का, उसने मार्शल लॉ लागू किया और जालियांवाला बाग हत्याकांड इस प्रकार हुआ कि चारों तरफ से वो दीवार ऊंची थी, जाने का रास्ता नहीं था और लगभग 1600 राउंड लगाकर उसमें
हजारों लोग मारे गए, कोई कुएं में पड़े, दीवार पर गोलियां चलाई और एक अस्थिरता का एक वातावरण यहाँ पर निर्माण हुआ। ऐसा उसने क्यों किया? इसका महत्वपूर्ण कारण ये था कि सत्याग्रह के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करना, एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था और इस वजह से जनरल डायर ने इस प्रकार की स्थिति निर्माण की। इसमें उधम सिंह नाम का एक छोटा सा बालक भी पानी देने के लिए था। वो 20 साल के बाद, उस समय वो 18-19 साल का था और जनरल वो डायर को इंग्लैंड में जाकर उसके हाउस में उसकी हत्या करता है। उधम सिंह इंग्लैंड की रानी में जनरल डायर को 20,000 पाउंड की एक बैग भेंट दी है, जिसे गांधी जी ने इस पर दिलगिरी व्यक्त की है। सत्याग्रह को गांधी जी ने रोका और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे गुरु ने जो सर नाम की जो पदवी अंग्रेज सरकार ने दी थी वो लौटा दी। इस वजह से पूरे देश में अस्थिरता निर्माण हुई कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ, अन्याय अत्याचार के खिलाफ और भी आवाज़ उठाई गई। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के तरफ जाने वाले एक छोटा सा रास्ता है और इस प्रकार की ऊंची ऊंची दीवार है। ये जनरल डायर दिख रहा है आपको। 100 भारतीय थे और 50 अंग्रेज अधिकारी थे। उसके बाद सेकंड पॉइंट अपना खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा के साथ संधि थोपी गई थी, एक अफवाह थी। खलीफा के अधिकार छीने गए थे, ये भी अफवाह थी। और तुर्कस्तान पर पूरा कब्जा ब्रिटेन ने किया था। पहले इस युद्ध में ऑटोमन तुर्क की हार हो चुकी थी। तुर्क का खलीफा पूरे अरब कंट्री का खलीफा माना जाता है, जिस वजह से तुर्कस्तान में खलीफा आंदोलन, खलीफा बचाओ आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन तुर्कस्तान के केमाल पाशा नाम के सुधारक ने ही इस्लाम लोगों के जो अधिकार है, धार्मिक अधिकार, उसको परिवर्तन किया। खिलाफत आंदोलन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन गांधी जी का खिलाफत आंदोलन को सहयोग देना, यही उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम ऐक्य के सिवा ये आंदोलन नहीं चल सकता है, भारत 100 साल भी आज़ाद नहीं हो सकता है। इसी वजह से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ चर्चा की। शौकत अली मोहम्मद अली को खिलाफत समिति के अध्यक्ष बनाए। मुंबई में खिलाफत समिति का 1919 में गठन किया और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको समर्थन यानी स्वीकृति की मोहर लगाई। आगे का जो आंदोलन हम देख रहे हैं, असहयोग आंदोलन। हिंद स्वराज में अपनी प्रसिद्ध किताब में गांधी जी ने 1909 में ही कहा था कि भारतीय लोगों के सहयोग से ही ब्रिटिश सरकार शासन कर रही है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर में ब्रिटिश शासन ढह जाएगा, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है और भारत में स्वराज्य स्थापन हो जाएगा। ये गांधी जी के विचार हिंदवी स्वराज की किताब में दिए गए थे। असहयोग आंदोलन का विचार कांग्रेस के कई लोग सहमत में थे, कई लोग सहमत में नहीं थे।
चुनाव को बहिष्कार करने में हिचकिच कर रहे थे कि उसी समय चुनाव में विधायी परिषद चुनाव में भाग लेने के लिए यहाँ पर हिचकिच चल रही थी, और जिसके वजह से गांधी जी को जनाधार ठीक प्रकार से नहीं मिल रहा था। गांधी जी के विचार असहयोग के बारे में अच्छे थे। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करना है, सरकारी सबसे पहले सरकार के द्वारा दी गई पदवियों को लौटाना है, सरकारी नौकरी का त्याग करना है, सेना का त्याग करना है, पुलिस ने त्याग करना है, अदालतों का त्याग करना है, विधायी परिषदों और स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार डालना है, स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षण स्वराज्य और बहिष्कार। ये गांधी जी ने लोकमान्य तिलक के स्मृति दिन पर, क्योंकि यह आंदोलन शुरू करना था, और स्वराज्य राष्ट्रीय शिक्षण बहिष्कार और स्वदेशी का मतलब भी गांधी जी ने लोगों को समझाया। इनका स्वरूप अच्छा था। सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में समर्थन मिला, और हिंद स्वराज पुस्तक के 1909 में कहा जाता था, ये समर्थन खिलाफत को मिला कलकत्ता अधिवेशन में 1920 के, और असहयोग आंदोलन का विचार चुनाव का बहिष्कार हिचकिच, और दिसंबर 1910 में कांग्रेस के अधिवेशन में नागपुर में असहयोग आंदोलन पर मोहर लगाई। अभी ये जो चित्र हम देख रहे हैं, ये विदेशी कपड़ों की पश्चिमी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता है, और इस समय उसकी होड़ी करते समय, उसका विरोध करते समय ये चित्र दिखाई दे रहा है बहिष्कार के लिए। साथ साथ ये लेसन समाप्त हुआ, मतलब पहला भाग समाप्त हुआ। इसका मूल्यांकन दूसरे भाग में हम मिलेंगे, दूसरे पीरियड में। मूल्यांकन के प्रश्न आपको व्हाट्सएप पर लिखकर भेजना है। महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जबरन भर्ती का अभिप्राय बताओ। तीसरा प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने किसानों के लिए कौन से 2 सत्याग्रह किए। चौथा प्रश्न, खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने समर्थन क्यों दिया। पांचवा प्रश्न, सत्याग्रह के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न कौन करना चाहता था। छठा प्रश्न, खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में समर्थन मिला। सातवां प्रश्न, असहयोग आंदोलन को कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में मोहर लगा दी। और बहिष्कार का अभिप्राय क्या है। ये सभी प्रश्नों के आंसर लिखकर भेजना है व्हाट्सएप पर। नोटबुक में एक नोटबुक तैयार करना है, नोटबुक में प्रश्न लिखना है और उसको फोटो निकाल कर भेजना है। गृह कार्य के लिए प्रश्न लिखकर भेजना है। ये लगभग विस्तृत लिखना है। भारत के रोलेट एक्ट के विरोध में, भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को सहयोग क्यों दिया। इन प्रश्नों के उत्तर लिख के भेजना है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, और कल और मिलेंगे।